वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट नंबर 407 लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 25 जून 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये सारे के सारे प्रश्न हिस्ट्री के हैं। औरंगजेब के बाद मुग़ल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण क्या थे। पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बड़ी मात्रा में खर्च करना, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह। तो कौन कौन से हैं इसमें। औरंगजेब के बाद मुग़ल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उनके कारण। देखिए, बिल्कुल औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए हुआ क्या, सैन्य और वित्तीय संसाधन का जो है बड़ी मात्रा में कमी हो गई क्योंकि खर्च कर दिया औरंगजेब ने सारे के सारे। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी हो गई जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, और विभिन्न क्षेत्रों में किसान और जमींदारों के विद्रोह होने लगे। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्षर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत आर्थिक एवं राजनीतिक सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर कब्जा करना शुरू किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की जो है वो कमी होने लगी, और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह होने लगे, जिससे किसान आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। तो सारे के सारे कारण हैं, सारे के सारे संकट हैं जो औरंगजेब के बाद मुग़ल उत्तराधिकारियों के सामने आए, राजनीतिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1739 में जब ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया था, ये बता दीजिए चलिए। और दूसरा प्रश्न है, जब आक्रमण किया था उसने तो उस समय जो है उस समय सुल्तान कौन था उस राज्य का या उस जगह का जहाँ पर उसने आक्रमण किया था। इसका उत्तर तो फिलहाल क्या होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, दिल्ली। 1739 में ईरान के शासक का नाम है नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो कहाँ आक्रमण किया उसने, किस जगह को लूटा, तो दिल्ली को लूटा वो। दिल्ली पे किसका शासन था, अभी आगे आएगा प्रश्न। तो देखिए, औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक कारण के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूट लिया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी, मोहम्मद शाह के हाथों में थी, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों में थी। मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन लूट के ले गया, कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया, और लूट कर ले गया अच्छी नस्ल के घोड़े भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, उसके बाद एक अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया। उसका नाम क्या है इनमें से। देखिए, तुगलक तो पहले हो गया था ना, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था उसका, अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर ए। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों की जड़ी लगा दी। उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचा दिया। 48 से लेकर 61 तक। जड़ी लगा देना या झड़ी लगा देने का मतलब है एक तरह से बैक टू बैक किसी काम को करना।
क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? हैदराबाद बना था, बंगाल बना, अवध बना। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध का बुरहान उल मुल्क शहादत खां। तो बुरहान उल मुल्क शहादत खां था अवध का, सिराज उद दौला था? देखिए यही था, बंगाल का मुर्शिद कुली खान करेक्ट है, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर 1 2 3। तो देखिए निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। यह मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। बात करें मुर्शिद कुली खां की, तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल में धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया। बंगाल धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। बाद में इसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया। बुरहान उल मुल्क शहादत खां ने अवध राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना? अवध राज्य की स्थापना की। शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व वसूलने यानी टैक्स वसूलने या कर वसूलने की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था अपनाई? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स, इजारेदारी, महलवारी व्यवस्था या फिर रियायतवाड़ी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? मुगल साम्राज्य का हो गया विघटन, और विघटन के बाद 3 राज्य उदय हुए, अवध, हैदराबाद और बंगाल। तो देखिए इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो नहीं है, इन्होंने इजारेदारी, कौन सी? इजारेदारी जो है व्यवस्था को अपनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये राज्य कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। ये जागीर व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन तीनों राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारी के बजाय, जमींदारी व्यवस्था नहीं अपनाई इन्होंने, इजारेदारी। इजारेदारी मतलब एक राजस्व कृषक के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुग़लों द्वारा पूर्णतः नापसंद करी जाती थी, उस व्यवस्था को इन्होंने अपनाया, अवध, बंगाल और हैदराबाद ने, और 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में इसको फैला दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपना प्रशासन की स्थापना की थी? 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी? सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में, या सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में, नर्मदा तापी प्रायद्वीप क्षेत्र में, या गंगा नदी के पूर्वी क्षेत्र में? तो वो क्षेत्र गंगा नदी का पूर्वी क्षेत्र नहीं था, ना नर्मदा और तापी का प्रायद्वीप क्षेत्र था, ना था सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र, वो तो था सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया तथा सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया, यानी 15 में बंदी बनाकर अगले वर्ष उसको मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिखों से संबंधित मिसल क्या थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि ये क्या था, उस समय ये कौन थे, अरर घट्टा क्या है, ऐसे। किसानों का समूह है क्या मिसल? सैनिकों का समूह है? धर्म प्रचारकों का समूह है? या फिर योद्धाओं का समूह है मिसल? देखिए सिखों से संबंधित जो मिसल है वो योद्धाओं का समूह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मिसल सिख योद्धाओं के समूह थे। 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और फिर मिसलों में जो है संगठित किया।
इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे और इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था के तहत, किस व्यवस्था के तहत? राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। देखिए, पहला तो करेक्ट है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी और राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की उपज का 20% कर के रूप में लेकर उसके बदले उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर, ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर। तो देखिए, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में? लाहौर को। किसको बनाया था? लाहौर को। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में या सदी में अंतिम भाग में 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह हुए और उन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी। शिवाजी ने स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी। मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया था। छीन लिया था क्या 1720 तक मालवा और गुजरात को मुगलों से मराठों ने? देखिए, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं। ये मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी हद तक विस्तार हुआ। मराठों ने समय समय पर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। तो देखिए, ये 18वीं सदी के आर्थिक राजनीतिक संगठन, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। अभी ये इसका पार्ट 1 ही था क्योंकि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा तभी ये जो है इससे संबंधित जो MCQ हैं वो पूरे होंगे। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। एक लाइक करना अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।